नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे और आप स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो आपको एक जानकारी देनी है कि यूजीसी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से उस पर रोक लगा दी गई है। मतलब जो नया कानून लाए थे HECI, जो उच्च शिक्षा आयोग भारतीय सरकार के द्वारा बनाया गया, यूजीसी को जो खत्म करने की बात की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और कुछ समय पहले आपने जो घर पे बैठ के ट्वीट किए थे, उसके कारण अरावली पर भी रोक लगा दी गई थी। अरावली का 100 मीटर का जो लाया गया था, उस पे भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। जो अब जो फैसले हैं, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे 2022-23 के बाद से, कोरोना के बाद से काफ़ी ज़्यादा फैसले हम घर पे बैठ के ही रोक देते हैं। हमें आंदोलन करने के लिए दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम घर पे बैठ के ट्वीट करते हैं और फैसले रुक जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। मतलब नए भारत के आप योद्धा बन गए हो एक तरीके से। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। एनसीईआरटी बेस पे हम तैयारी करेंगे और ज्योग्राफी हमारी सब्जेक्ट होगी। क्लास 9 से हम शुरुआत करेंगे। अध्याय पहला, और जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम थोड़ा चेंज करेंगे। टॉपिक को चेंज इसलिए करेंगे क्योंकि हमें एक सीक्वेंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। हमें गोलार्ध में स्थिति देखनी पड़ेगी, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं देखनी पड़ेगी, फिर भारत की स्थिति उसमें देखनी पड़ेगी, फिर भारत को समझना पड़ेगा, भारत की मुख्य भूमि को समझना पड़ेगा, फिर भारत के जो आखिरी पॉइंट है उन पॉइंटों को समझना पड़ेगा। उसके बाद हमें भारत को समझना पड़ेगा कि एक समय है, एक ही समय में एक ऐसा देश है जहाँ पे गर्मी पड़ रही है, जहाँ पे ठंड पड़ रही है। दोनों चीजें एक साथ हो रही है। और ये विविधताएं सिर्फ हमारे महान देश भारत में ही हो सकती है। किसी और देश में हमें मिलना काफी मुश्किल है। लेकिन उसके अलावा और देखिए, हिंद महासागर मिलता है भारत के दक्षिण में, और इस हिंद महासागर के द्वारा ही दक्षिण में जो पूरा व्यापार हो रहा है वो यहीं से ले जाया जा सकता है। उसके अलावा कोई रास्ता हो तो आप बता दीजिए कि वो रास्ता है जहाँ से दक्षिण भारत में कोई, वहां से दक्षिण भारत के हिस्से में यहाँ पे हिंद महासागर से कोई और अलग रास्ता नहीं मिलेगा आपको जहाँ से व्यापारिक मार्ग हो, समुद्री मार्ग हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। एनसीईआरटी बेस पे बात करनी है, और एनसीईआरटी बेस का सीधा सा अर्थ है कि आपने जितना कुछ भी गाइडों में पढ़ा है उसका लगभग, मतलब जो भी गाइडों में पढ़ा है वो सिर्फ 25% है। एनसीईआरटी के अंदर आपको 100% मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे। अगर यहाँ से नहीं हुए तो फिर ग्रेजुएशन लेवल की जो किताबें होती है वहां से पुटअप होंगे। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स को छोड़ के और कुछ जो हाल ही में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को छोड़ के जो किताबों में है, अगर उस थ्योरी से उठाया गया है तो एनसीईआरटी के बेस पे ही उठाया जाएगा। और अगर एनसीईआरटी के बेस पे भी नहीं आया और आपने अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ा है तो फिर आप मान के चलिए कि कहीं से भी पूछ ले, आप उसको लैंग्वेज के हिसाब से भी ठीक कर सकते हो। और ये काफ़ी गहराई में किताबें लिखी गई होती है। हम जब पढ़ते हैं एनसीईआरटी को तो हम बोर हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये तो बच्चों की तरह समझा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि 9th क्लास की हम शुरुआत करें तो 9th क्लास में एक बच्चा होता है, उस बच्चे की एज क्या होती है? 16 साल, 15 साल या 17 साल। ठीक है, अब वो 17 साल के बच्चे के लिए वो 9th क्लास की किताबें लिखी गई है। उनको ये थोड़ी पता है क्या कि आगे चल के ग्रेजुएशन में जो छात्र पास हो गया है फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करेगा या रीट की तैयारी करेगा, वो बच्चा इस किताब को पढ़ेगा। वो तो ये मान के चलते हैं कि बच्चा 9th क्लास में ही इस किताब को अच्छे से पढ़ के निपटा देगा यहीं पे, उसको बाद में ये किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने वो चीज़ें वहाँ पे नहीं समझी थी। तो 9th क्लास का 16-17 साल के बच्चे के लिए किताबें लिखी गई तो लैंग्वेज काफ़ी सरल होती है, इसलिए हमको बोर लगती है कि तो बच्चे की तरह समझाया जा रहा है। लेकिन हकीकत में बच्चे की तरह नहीं समझाया जा रहा है। हमें प्रैक्टिकल करके मैप एक्सप्लेनेशन के साथ उस किताब में काफ़ी गहराई से समझाया जा रहा है। और वही चीज़ जब हम कोचिंग में पढ़ते हैं, जब आप काफ़ी सारे पैसे खर्च करके कोचिंग में जाते हो और कोचिंग में जब वही चीज़ आपको बताई जाती है, वहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज को हार्ड कर दिया जाता है और चीज़ें आपको सिंपल यही बताई जाती है। अब अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाओं के 5 नाम और होते हैं, तो कोचिंग में उस हार्ड वर्ड का नाम लिया जाएगा जिससे आपको लगेगा कि ये तो काफ़ी भारी चीज़ है, इसको काफ़ी खतरनाक तरीके से बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी बेसिक है। हम जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी गहराई में पढ़ लिए हैं और काफ़ी कुछ हमने जान लिया है। तो शुरू करते हैं, ठीक है? अब देखना, शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम करेंगे शुरुआत जहाँ से हमें पता चला कि पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी गोल नहीं थी, पृथ्वी चपटी हुआ करती थी पहले। पृथ्वी पहले चपटी हुआ करती थी, फिर इसको घुमा घुमा के गोल कर दिया गया है पृथ्वी को। तो अभी हमारे हाथ सामने जो पृथ्वी है वो पृथ्वी गोल है बिल्कुल ही। कुछ सिद्धांत दिए गए हैं कि पृथ्वी गोल कैसे हमारे सामने, हमें पता चला कि पृथ्वी गोल कैसे है। तो सिद्धांत ये है कि कुछ लोग जो दूरबीन से देखा करते थे, वो लोग जब नावों को देखते थे वो समझते थे, तो
उनको जो फ्लैग होता था वो नीचे चल जाता हुआ दिखाई देता था। उससे अंदाजा लगता था कि हाँ पृथ्वी गोल है। ऐसे काफी सारी चीजें उनके सामने आई जिससे उनको समझ में आने लगा कि पृथ्वी चपटी तो नहीं हो सकती है, पृथ्वी गोल हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी एक चीज और उनके सामने काफी अच्छी तरीके से आई, देखना। जैसे कि मान लो एक कहानी के तौर पे इस चीज को समझना, ताकि आपको उनको समझ में कैसे आई वो तो छोड़ो, आपको समझ में आनी चाहिए, उस हिसाब से देखना। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और उसने कहा कि मैं वहां तक जाऊंगा जहां तक पृथ्वी का एंड, जब तक एंड नहीं हो जाता है मैं घूमता रहूंगा बस। वो घूमता रहा, लेकिन पृथ्वी का एंड होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो बार बार घूम रहा है। उसको एक चीज बार बार नोटिस कर रहा था वो, कि कुछ सालों पहले मैंने यहाँ पे एक चीज देखी थी, वही चीज मेरे सामने आ गई। उससे पहले उसके दिमाग में चल रहा था कि पृथ्वी का कोई एंड हो ही नहीं सकता, ये तो काफी बड़ी है, ये तो भगवान के द्वारा बनाई गई पृथ्वी है, इसका कोई एंड ही नहीं है। लेकिन एक चीज को बार बार नोटिस कर रहा था, वही व्यक्ति अपनी सोच कैसे बदल देता है। यार ये चीजें तो मैंने पहले देख रखी है, तो फिर ये वापस क्यों आ रही है यहाँ पे। तो उसको ये लग गया कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है। ये पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर नहीं होती है, ये पृथ्वी गोल है, और मैं उसी जगह पे बार बार घूम रहा हूँ। तो अक्षांश रेखाओं को तो उसे पता चल गया, ठीक है, तो घूमता रहा। यही चीज हुई होगी देशांतर रेखाओं, ये रही, बार बार ऐसे घूमता रहा होगा और उसको पता चल गया होगा कि ये अक्षांश रेखाएं होती है और ये देशांतर रेखाएं होती है। तो पृथ्वी, सिर्फ हमें इतना पता चला है कि पृथ्वी गोल है, हमें ये नहीं पता चला है कि अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं क्या होती है। वो तो तब पता चलेगा जब हमको ये पता चलेगा कि पृथ्वी अपनी दूरी पे गोल घूम रही है। अब ये हमने क्यों कहा, देखना, इसको समझना। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कब बनाई गई? जो पृथ्वी हमारी होती है, आप कहोगे कि ये तो काफी खतरनाक चीज बता दी हमको। ये हमारी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी अभी बिल्कुल नहीं घूम रही है, अपनी जगह पे ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन हमें ये कहा जाता है कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। दो चीजें हो गई। जब पृथ्वी ऐसे घूमती है, ठीक है, ये हमने अक्षांश रेखाएं बनाई। अब समझना, पृथ्वी का हिस्सा ये है, ये हिस्सा ऐसे घूम रहा है, ठीक है, समझना इसको। जलवायु का भी एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। घूम रहा है, ये पृथ्वी अभी स्ट्रेट है, पूरी तरीके से ऐसे स्ट्रेट है, लेकिन मैं इस पृथ्वी को झुका रहा हूं 23.5 डिग्री, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब पृथ्वी घूम रही है अपनी दूरी पे, ठीक है, अपनी दूरी पे पृथ्वी घूम रही है। अपने अक्ष पे पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में, अपनी दूरी पे पृथ्वी घूमती है 1 साल में। दोनों चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? अपनी अक्ष पे पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में, अपनी दूरी पे पृथ्वी घूमती है 1 साल में। वो पृथ्वी अगर 365 दिन की जगह 1000, 2000, 3000 दिन में भी घूमती, हम उसको 1 साल ही कहते हैं। हमें टाइम से मतलब है, मतलब हमें साल से मतलब है, हमें दिन से मतलब नहीं है। वो पृथ्वी अपना चक्कर 365 दिन में पूरा कर लेती है, इसलिए हमने 365 दिन का 1 साल बना दिया। हमें साल से मतलब है, हमें दिन से मतलब नहीं है, ठीक है। वापस देखना अच्छे से और ध्यान से, इसको समझना। हमारी पृथ्वी है, नहीं घूम रही है, पड़ी हुई है, यहाँ पे एक जगह है। अब इसमें जान आई और ये घूमने लगी। पहली बात तो ये अपने अक्ष पे घूमेगी। दूसरी बात है पृथ्वी अपनी दिशा के अनुरूप घूमेगी, ठीक है। अब इसको मैंने टेढ़ा किया क्योंकि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सूर्य इस पे पृथ्वी पे मौजूद नहीं है, ना पृथ्वी के किसी हिस्से पे सूर्य टच हो रहा है। सूर्य की स्थिति 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है, वहां से सूर्य पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी ने जैसे ही घूमना शुरू किया, सूर्य की किरणें पृथ्वी पे यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ रही है। हमने कहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, सूर्य की किरणें यहीं पे पड़ रही है, 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 यहीं पे। लेकिन सूर्य की किरणें तो पृथ्वी के सब जगह पड़ गई, नहीं हुई क्या? सूर्य की किरणें तो पृथ्वी की सारी सारी जगहों पे पड़ गई है ना, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है। सूर्य की किरणें इसी जगह पे पड़ रही है, जगह सूर्य की किरणों ने चेंज नहीं की है, जगह पृथ्वी ने चेंज की है। देख लो, किरणें सूर्य की इसी जगह पे पड़ेगी क्योंकि सूर्य काफी दूर है, ठीक है। यहाँ पर अगर सूर्य में हलचल होती तो पृथ्वी पे एक बार किरण पड़ती, उसके बाद
नहीं पता कब पड़ती, लेकिन सूर्य स्थिर है, मतलब स्थिर तो नहीं है लेकिन ठीक है, काफी समय तक रुकता है वहां पे, तो पृथ्वी इस कारण यहाँ पे पड़ती रहती है। तो दूसरी चीज, ये तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरी चीज, ध्यान से सुनना, अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं बनने वाली है। ये पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, और सूर्य की किरणें हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पड़ रही है। यह इस वक्त भी सूर्य ने अपनी जगह चेंज नहीं की है, पृथ्वी ने जगह चेंज की है और झुकी हुई है। पृथ्वी यहाँ पे गई, ठीक है, तो पहले सूर्य की किरणें जो यहाँ पे थी, जब पृथ्वी काफी दूर जाएगी तो वो उसकी स्थिति, सूर्य की किरणों की स्थिति चलिए दूर थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी, और ये होती है हमारी अक्षांश रेखाएं। जब पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो हम अक्षांश रेखाएं बनाएंगे। क्यों बनाएंगे हम अक्षांश रेखाएं, क्यों बनाएंगे, समझना। ये हमारी पृथ्वी है जिसका एक हिस्सा हमको दिख रहा है। मैं मतलब आप मान के चलिए कि 1000 रास्ते हैं इस पृथ्वी को समझने के लिए, और उससे भी ज्यादा है। उन लोगों ने जब देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं बनाई होगी तो उन्होंने कितने पेज फाड़ दिए होंगे। हर एक पेज को पढ़ने के बाद उनको गलत चीज मिली होगी कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, बिना किसी टेक्नोलॉजी के। आज तो काफी टेक्नोलॉजी है, पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के एक पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूमता हुआ बता देना, ये गलत साबित कर देना कि पृथ्वी विश्व के, मतलब कि ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, इसको चर्च की इस धारणा को गलत कर देना, चर्च की इस धारणा को गलत कर देना कि पृथ्वी चपटी नहीं है। काफी वैज्ञानिकों ने अपनी जानें गंवा दी है, काफी वैज्ञानिकों को कूटा गया है, मारा गया है, उनको भगा दिया गया है, अपने घर छोड़ के सालों सालों वो वनवास में रहे हैं, बाहर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको यदि अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिली है तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये अक्षांश देशांतर रेखाएं आज भी कोई खारिज नहीं कर पाया है, ठीक है। मतलब कि आप देखिए कि चर्च के सारे सिद्धांतों को खारिज कर दिया गया है, लेकिन इन अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं को हम खारिज नहीं कर पाए हैं। तो काफी गहराई से और काफी अच्छे से और काफी एक्सप्लेन के साथ इन चीजों को लिखा गया है। तो मान के चलिए कि 1000 बार इन रेखाओं को बनाया गया होगा और मिटाया गया होगा, उसके बाद ये रेखाएं आज हमारे सामने सही बनी है। तो इस चीज को आप समझना और ध्यान से सुनना, इसको समझना। ये हम एक प्रकार से प्रैक्टिकल आपके सामने है। पृथ्वी गोल है और पृथ्वी का एक हिस्सा आपके सामने मैंने रखा है, और ये पृथ्वी का एक हिस्सा जो आपके सामने रखा है मैंने, वो पृथ्वी का हिस्सा ये है। कौन सा हिस्सा है, ये है, ठीक है। अब पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है, इसको क्लियरली समझ लेना कि ये धुरी है पृथ्वी की। मतलब धुरी क्या होती है, एक चूड़ी होती है, उस चूड़ी के ऊपर आप कीड़ी को छोड़ दीजिए, वो कीड़ी लगातार घूमती रहेगी वहां पे ऐसे। वैसे ही उस चूड़ी पे पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, निरंतर घूमती जा रही है। अब इसलिए हमने ये कहा कि कुछ समय, जब पृथ्वी एक वर्ष में अपना चक्कर पूरा करेगी ना, एक वर्ष में पृथ्वी अपना चक्कर जब पूरा करेगी, तो आप मान के चलिए कि कुछ समय के लिए सूर्य की ऊंचाई, सूर्य की किरणें यहाँ पे रहेगी, और कुछ समय के लिए सूर्य की किरणें लंबवत यहाँ पे रहेगी। सूर्य यहाँ पे नहीं जा सकता है क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर पृथ्वी 66.5 डिग्री झुकी हुई होती तो सूर्य इस डिग्री को टच कर जाता, और यहाँ पे कभी बर्फ ही नहीं जमती। जो आज हमारी बर्फ जमी हुई है वो बर्फ नहीं जमती, और अगर वो बर्फ नहीं जमती तो मुझे नहीं लगता है कि पृथ्वी पे जो इंसान पानी के बाहर है वो पानी के अंदर रहता है। कैसे रहता है तो पता नहीं, लेकिन पानी के अंदर रहता है, क्योंकि इतनी सारी बर्फ में अगर वो पिघलती तो पूरी पृथ्वी पे पानी पानी हो जाता, ठीक है। तो पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुके होने के कारण जब पृथ्वी 6 महीने घूमती है, तो 6 महीने घूमने के बाद सूर्य की स्थिति यहाँ पे दक्षिण में हो जाती है, और 6 महीने बाद सूर्य की स्थिति वापस उत्तर में हो जाती है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूम रही है। जब वो पृथ्वी 6 महीने घूमेगी तो 6 महीने के बाद सूर्य अपना आप ही किरणें यहाँ पे हो जाएगी, और 6 महीने बाद सूर्य की किरणें यहाँ पे हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब ये तो अक्षांश रेखाएं बनेगी। अब देखना, इस रेखा को नहीं बनाते हम, इस रेखा को, ये तो है 0 डिग्री, इसको हम कहते हैं कि एक चीज और है। हम जो समझ रहे हैं, एक बार पॉइंट, हमारा हेडिंग तो डाल देते हैं, हेडिंग नहीं डाली हमने। देखो, हम समझ रहे हैं कि गोलार्ध की स्थिति, गोलार्ध की स्थिति, भारत की स्थिति नहीं समझ रहे हैं हम, गोलार्ध की स्थिति समझ रहे हैं कि गोलार्ध की स्थिति क्या है।
उसके बाद गोलार्ध के अंदर भारत की स्थिति को हम देखेंगे। तो गोलार्ध की स्थिति है और गोलार्ध की स्थिति के अंदर हमने इसको देखा। हमारे सामने गुलाब ला के रख दिया। गुलाब क्या रख दिया? एक बॉल ला के रख दी और कह दिया कि आप इस गुलाब को अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं बनाइए। आप भूल जाइए कि किसी ने अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं बनाई होगी। ये आपको और हमको दे दिया गया है कि आप बनाइए। अब हमें नहीं पता कैसे बनाएंगे, लेकिन आप बनाइए। हमें अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं चाहिए, और वो रेखाएं जो हमें चाहिए वो अक्षांश देशांतर रेखाएं ऐसी होनी चाहिए कि वो पूरी पृथ्वी पर समय भी बता दें और पूरी पृथ्वी की स्थिति भी बता दें। हमने काफी गहराई से सोचा, काफी अच्छे से हमने सोचा, आपने हमने सबने मिलकर सोचा, और हमको बस इतना बताया गया कि पृथ्वी गोल थी। और कैसे बताया गया? तो कुछ लोगों ने दूरबीन से देखा तो उनको पता चला कि पृथ्वी गोल है, अंदेशा लग गया। फिर दौड़ भाग कर रहे थे तो उन चारों तरफ घूम के आ गए तो देखा कि कभी खत्म ही नहीं हो रही है। तो खत्म नहीं हो रही चीज तो गोल गोल है बस। अब ये बोल हमारे सामने दे दी और हमको कह दिया गया कि आप अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं बनाइए। कैसे भी बनाइए, लेकिन बनाइए। हमें पृथ्वी पे किसी जगह पे जाना है, कितना समय लगेगा, कितनी दूरी पे है, हमको पता होना चाहिए। बस हमें काम दे दिया गया और हमको काम पूरा करना था। हमने यहाँ पे बोल रख दी। ये आपको एक आगे का हिस्सा पूरा दिख रहा है पृथ्वी का, ठीक है। लेकिन हमने एक चीज और आपको कहा कि पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ठीक है, घूम रही है। अब जैसे ही पृथ्वी घूमेगी तो हमें दो रेखाएं की, और इसको हम कहते हैं एड्रेस। क्या कहेंगे इसको? एड्रेस। हमें बताया गया कि दो एड्रेस लाइनों की आवश्यकता पड़ी। हमने उनको बताया कि अगर इस पे अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं बनानी है तो हमको दो एड्रेस लाइनों की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब कि हमको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का बीचों बीच वाला हिस्सा कहाँ पे है, और पृथ्वी का दो हिस्सों में हम कहाँ पे इसको डॉट लगा सकते हैं। तो हमने ये किया, इसको हमने नॉर्थ, इसको हमने ईस्ट, इसको हमने वेस्ट, और इसको हमने, ठीक है, नहीं, इसको हमने वेस्ट, इसको हमने ईस्ट, और इसको हमने साउथ कहा, ठीक है। दिशाएं हमने बनाई। दिशाएं क्या होती है इसको समझ लेना। उत्तर, ठीक है, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, वेस्ट, ईस्ट, ईस्ट मतलब, और नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ। क्लियर है? दो एड्रेस का मतलब ये है कि सूर्य की स्थिति किस जगह जाके चेंज हो रही है। जैसे कि ये पृथ्वी है, जलवायु का टॉपिक है, जलवायु में काफी बेहतर तरीके से समझ में आएगी चीजें, लेकिन हल्का हल्का आपको समझ में आ जाएगा। ये पृथ्वी है, पड़ी हुई है, इसमें जान नहीं है, इसमें जान आ गई, पूरी भागने लगी। ये भागी तो इसका रास्ता तय था कि ये उसी रास्ते पे जा सकती है, मतलब कि दोनों तरफ घाटियां, बीच में घाटी है, दोनों तरफ मंगरे हैं, उस रास्ते से ही जा सकती है। मंगरे पे चढ़ना भारी काम है तो नहीं चढ़ रही, उस रास्ते पे जा रही है ये। तो ये जाती है, ऐसे घूम रही है, एक ही रास्ते पे घूम रही है। जैसे ये पृथ्वी घूमती है, सूर्य 6 महीनों के लिए इस पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से में होता है, 6 महीनों के लिए यहाँ पे होता है। तो हमें पता लगा कि ये तो 0 डिग्री लाइन हमने बना दी और खींच दी। 0 डिग्री लाइन खींचने के बाद हमें सूर्य की स्थिति, जो ऊपर कहाँ तक पहुंच पाया सूर्य, हमने उसका पता लगाया। हम वहां पे खड़े रहे, यहाँ तक किरणें सीधी पड़ रही है, यहाँ से आगे सीधी नहीं पड़ रही, तिरछी पड़ रही है। तो जहां तक सीधी पड़ रही थी हमने उसको 23.5 डिग्री कहा, ठीक है। तो पृथ्वी के बीचों बीच की लाइन हमको पता चली कि 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री ही पृथ्वी की किरणें ऊपर पहुंच पाएगी। तो हमने यहाँ पे भी 23.5 डिग्री ही रखा। क्यों रखा? क्योंकि 6 महीने तक, 1 साल तक पृथ्वी अपना चक्कर लगाएगी, तो 6 महीने पृथ्वी की सूर्य की किरणें यहाँ पे होगी, 6 महीने किरणें यहाँ पे होगी, ग्लोब के ऊपर होगी। तो सूर्य की स्थिति यहाँ तक पहुंच पाती है और यहाँ तक पहुंच पाती है। तो सूर्य की सीधी किरणें जो पड़ेगी वो 23.5 डिग्री से लगाकर 23.5 डिग्री के बीच में पड़ेगी। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि 23.5 डिग्री से लगाकर 23.5 डिग्री के बीच में जो सूर्य की किरणें पड़ती है, उसके बाद यहाँ पे इस दिशा से कुछ ऐसा क्वेश्चन था जिसको अगली क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था। एज इट इज ऐसा का ऐसा उठा लिया गया। हमको बस ये डिग्रियां प्लस करके आंसर देना था, और ये 90 डिग्री यहाँ से हमको माइनस करना था। ये साउथ 90 डिग्री पे ऐसा दिख रहा है हमको, तो यहाँ पे माइनस करना था, हमारा आंसर क्लियर आ जाता। तो
ये जो काफ़ी कठिन लैंग्वेज होती है उससे अच्छा है कि आप सरल लैंग्वेज में इस चीज़ों को समझिए। 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री को आप प्लस करोगे तो 23 और 23 46 और आधा डिग्री तो 47 डिग्री। तो सूर्य की जो स्थिति बनती है वो लगभग 47 डिग्री, 47 डिग्री तक सूर्य सीधी किरणें रहती है। पर मतलब पृथ्वी पे 47 डिग्री ऐसा हिस्सा है जहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती है वो कैसी होती है, वो बिल्कुल सीधी पड़ती है। 360 डिग्री 100, ठीक है, 47 डिग्री ये हो गई और टोटल होती है 181 डिग्री। तो उसमें से आप माइनस कर देना 47 डिग्री, आपके आंसर वो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखना है समझना है यहाँ पे, ये अक्षांश रेखाएं बनाना शुरू की, 0 डिग्री बनाई यहाँ पे। अब हमें ये देखना था कि सूर्य की जो किरणें हैं वो कहाँ तक सीधी मतलब तिरछी पहुंच पा रही है, कहाँ तक तिरछी पहुंच पा रही है। तो हमको पता चला कि वो इस हिस्से तक सूर्य की किरणें तिरछी पहुंच पा रही है, और ये हिस्सा जो हमने बनाया 66 डिग्री बनाया। अगर समझ नहीं आ रहा है ना कमेंट करना। मैं कह रहा हूँ 1000 रास्ते हैं इन चीजों को बताने के लिए, कोई एक रास्ता नहीं, 1000 रास्ते हैं। इस लाइन को 1000 तरीके से बताया जा सकता है। उन लोगों ने जब इस चीज को लिखा होगा तो उन लोगों ने 1000 पेज फाड़े होंगे, तब जाके अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं आज तक चल रही है। तो काफी बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। 66 डिग्री रेखा बनाई और फिर हम ठीक है तो यहाँ पे पड़ी। लेकिन उन्होंने एक चीज और नोटिस की यहाँ पे, कि यहाँ पे जब 66.5 डिग्री तक सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है तो इस जगह सूर्य की किरणें तिरछी नहीं पड़ रही है, और यहीं से पूरा गेम पलट गया। जब कुछ समय बाद उन लोगों ने देखा यहाँ पे सूर्य की किरणें 66.5 डिग्री तक तिरछी पड़ रही है, वो यहाँ पे नहीं पड़ रही है। तो उन लोगों को एक चीज तो पता चल गई कि सूर्य 6 महीने तक तो इस स्थिति में रहता है, सूर्य 6 महीने तक इस स्थिति में रहता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे किरण नहीं पहुंच पाती होगी लेकिन काफी कम पहुंच पाती होगी। और कब पहुंच पाती होगी, जब सूर्य 23.5 डिग्री यहाँ पे जब डायरेक्ट चमकता होगा तब पहुंच पाती होगी। और हमने यहीं से जलवायु का वर्गीकरण जो किया, कटिबंध जो बनाना शुरू किया, वो यहीं से हमने बनाना शुरू किया। ये अक्षांश रेखाएं सिर्फ हमें स्थिति नहीं बता रही है, ये अक्षांश रेखाएं हमें सूर्य की स्थिति भी बताती है, ये अक्षांश रेखाएं मौसम की स्थिति भी बताती है, ये अक्षांश रेखाएं हमें देशों की स्थिति भी बताती है कि कौन सा देश किस अक्षांश रेखा पर स्थित है। तो उन लोगों ने सिर्फ स्थिति बताने के लिए नहीं, उन लोगों ने जलवायु धाराएं बताने के लिए, उन लोगों ने मौसम का पता लगाने के लिए, उन लोगों ने किसी देश की स्थिति बताने के लिए, और यहाँ तक कि उन लोगों ने पृथ्वी के ऊपर सूर्य की स्थिति बताने के लिए अक्षांश रेखाएं बनाई है। तो सिर्फ अक्षांश रेखाओं को स्थिति और विस्तार में पढ़ना ठीक नहीं है। हर टॉपिक को पढ़ने से पहले अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों आपको अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए, आनी चाहिए। अगर आपके पास आपके सिलेबस में अक्षांश रेखाओं का टॉपिक नहीं भी है तो भी इनको बेहतर समझिए। इनको जब आप समझोगे तो आपका जो आधा काम है वो हो चुका होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब ध्यान से सुनना और चीज को समझना। सूर्य जब यहाँ पे लंबवत किरणें सूर्य की पड़ेगी यहाँ पे, तो सूर्य की तिरछी किरणें यहाँ तक होगी, और ठीक है यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं, यहाँ पे भी नहीं पहुंच पाएगी। जब सूर्य की किरणें यहाँ पे होगी तो तिरछी किरणें यहाँ तक और यहाँ तक पड़ेगी। जब सूर्य की स्थिति यहाँ पे होगी तो यहाँ तक। ये जलवायु वर्गीकरण हुआ, और अब इसको कटिबंध में बांटना है तो ये जलवायु का टॉपिक है, हम कटिबंध यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अक्षांश रेखाएं हमें अच्छे से समझ में आ गई। अब हम चलते हैं देशांतर रेखाओं की तरफ। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में उठना चाहिए, नहीं उठ रहा है तो उठाओ उसको कैसे भी करके, लेकिन उठना चाहिए। अक्षांश रेखाएं हर एक स्थित स्थान से शुरू हो रही है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से शुरू हो रही है। हमने एक चीज यहाँ पे नहीं की है, वो हम अगली क्लास में बताएंगे आपको। ये अक्षांश रेखाएं हमने आपके सामने रखी है, लेकिन ये अक्षांश रेखाएं पीछे की तरफ भी है, तो यहाँ पे हम उस चीज को छोड़ रहे हैं। अब देशांतर रेखाओं की बात करते हैं। अक्षांश रेखाएं जैसे इस हिस्से में और इस हिस्से में बीच में इनकी दूरी है, ठीक है, लेकिन देशांतर रेखा यहीं से शुरू होकर यहाँ पे खत्म, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म। ये क्यों चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, इसको समझो। ये बॉल है, ये पृथ्वी है, पड़ी हुई है, जान नहीं है, जान डाली और ये घूमने लगी।
ये तो घूम रही है, ये तो अक्षांश रेखाएं बनी जिसको हमने बना दी। ये पृथ्वी खड़ी है, अपने अक्ष पे घूम रही है और ये ऐसे घूम रही है। अब हमने जब ग्लोब बनाया, एक जगह एक यहाँ पे एक चीज लगाई, यहाँ पे एक चीज लगाई, बीच में छेद किया और उस बॉल को हमने घुमा दिया। क्यों घुमा दिया हमने? इसलिए घुमा दिया। ठीक है, चलो आपके घर की बात करते हैं। कौन सी घड़ी सही है? इनमें से कौन सी घड़ी सही है? कमेंट करके बताओ। ये है ए, ये है बी। बी सही है, सी? ठीक है, ऑप्शन ए सही है या बी सही है? ए या बी दोनों सही है। ठीक है, आप कहोगे ए भी सही है, बी भी सही है। ठीक है, चलो छोड़ दो, बात खत्म। कौन सी घड़ी सही है ये तो होगी खत्म। कौन सी घड़ी अलग? ये दोनों घड़ियां एक ही है या अलग अलग है, ये क्वेश्चन है। ए अलग है, बी एक ही है, या सी दोनों मतलब कि ठीक है अलग भी है और एक भी है। ठीक है, इसके अलावा तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। ठीक, क्लियर है। अगर आपका ऑप्शन है कि दोनों सही है तो ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या ये दोनों घड़ियां एक ही जैसी है? क्या एक ही है? यहाँ पे अगर आपको आंसर आता है कि हाँ दोनों घड़ियां एक ही है तो आप गलत हैं। डायरेक्ट कह रहा हूँ कि आप गलत हैं, आप सही नहीं है। जब वर्ल्ड का मैप आप देखोगे और उसका पर टाइम जोन आप देखोगे तो यहाँ से 00 से शुरू होगा तो वो 23 तक खत्म होगा। मतलब ये घड़ी भी सही है, ये घड़ी भी सही है, और ये दोनों घड़ियां अलग है, एक नहीं है। ये अलग है और एक नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुकना। ठीक है, ये दोनों घड़ियां एक ही है, अलग नहीं है। अब देखना यहाँ पे क्यों अलग है और क्यों एक नहीं है, इसको समझना। आसान करते हैं चीजों को। आपके घर में घड़ी है जिसपे 12 बज रहे हैं और हमारे हाथ में बॉल है जिसपे 18 बज रहे हैं। मतलब कि आपके घर में घड़ी है जिस 6 बज रहे हैं, हमारे घर में घड़ी है जिसमें 18 बज रहे हैं। अब 18 घड़ी में क्या बज रहे हैं, मतलब कि हमारे पास डिजिटल वॉच है, उस डिजिटल वॉच में 18 बज रहे हैं, और आपके घर में जो दीवार पे जो घड़ी है उसमें 6 बज रहे हैं। आपका टाइम भी सही है, हमारा टाइम भी सही है, लेकिन हम आपसे ये कहें कि आपका टाइम गलत है, हमारा टाइम सही है, तो भी बात सही है, गलत नहीं है। क्यों गलत सही है? यहाँ पे और यहाँ पे हमने एक निशान लगाया और बॉल को घुमाना शुरू कर दिया। मतलब ये जो घूम रही है बॉल यहाँ पे, समझना इसको, ये आधा हिस्सा सूर्य के, हमने क्या कहा था कि इस हिस्से पे सूर्य की किरणें पड़ रही है, डायरेक्ट किरणें पड़ रही है, लेकिन घूम पृथ्वी रही है और वो अपने अक्ष पे घूम रही है। मतलब आप कहोगे कि ये घड़ी की सुई घूमती है, आप यही कहोगे ना कि ये घड़ी की सुई घूमती है। ठीक है, घड़ी में तो हमने ताम झाम करके सेल वेल डाल के घड़ी की सुई को घुमा दिया। हकीकत में तो पृथ्वी घूम रही है, हकीकत में पृथ्वी घूम रही है। सूर्य तो अपनी जगह पे है, मौजूद है, लेकिन हकीकत में कौन घूम रही है? पृथ्वी घूम रही है। तो ये सुई नहीं घूम रही है, ऐसा नहीं है कि ये सुई घूम रही है। ठीक है, एक मतलब की भौतिक वस्तु है और हमने उसमें करंट छोड़ के घुमा दी है, लेकिन हकीकत समझना, ये पृथ्वी घूम रही है और ये पृथ्वी घूम रही है। तो ये पृथ्वी जैसे ही थोड़ी घूमती है तो पृथ्वी पे 1 बज जाता है, पृथ्वी थोड़ी घूमती 2 बज जाते हैं, थोड़ी घूमती 3 बज जाते हैं, लेकिन सूर्य की किरणें तो यहीं पर पड़ रही है ना, सूर्य की किरणें थोड़ी चेंज हो रही है क्या? जैसे ही पृथ्वी, ये हमने 0 डिग्री विषुवत रेखा बनाई, जैसे ही पृथ्वी थोड़ी घूमी, एक रेखा हमने और बना दी। हमने हर घंटे के हिसाब से एक रेखा बनाई। पृथ्वी थोड़ी और घूमी, हमने एक रेखा और बनाई, थोड़ी और घूमी, एक रेखा, ऐसे हम बनाते गए और हम 360 डिग्री तक की रेखाएं बनाएंगे। 360 डिग्री तक रेखाएं क्यों बनाएंगे हम, इसको समझना। क्योंकि पूरा जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। हमने इस पृथ्वी को अक्षांश रेखाओं में तो यहां से काटा, क्योंकि सूर्य की स्थिति ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी, ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी, इसलिए। लेकिन हमने देशांतर रेखाओं में पृथ्वी को ऐसे काटेंगे। क्यों? क्योंकि आधी यहाँ पे सूर्य की किरणें है तो यहाँ पे तो रात हो रही है। यहाँ पे जब दिन है तो दिन के 6 बज रहे हैं, यहाँ पे जब रात है तो रात के 18 बज रहे हैं। ठीक है, इस चीज को समझना। मतलब कि
जब आपकी घड़ी घर पे ये चल रही होती है तो विश्व के आधे विश्व में ये घड़ी चल रही होती है। जब ट्रेन का आप टाइम देखते हो, ट्रेन रात दिन चलती रहती है, दौड़ती भागती है। तो जब दिन में चल रही होती है तब तो दिन वाला टाइम हो रहा होता है, जब रात में चल रही होती है तो रात वाला टाइम हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह चलती है। तो समझना यहाँ पे वापस, ये पृथ्वी है, ये ऐसे घूम रही है अक्ष के ऊपर। ठीक है, तो ये जो समय की लाइनें हैं, ये लाइनें हमें टाइम बता रही है। तो एक घड़ी तो ये जब आपके सामने ये घड़ी चल रही होती है तो आधे विश्व के सामने ये घड़ी चल रही होती है। और जब वर्ल्ड का मैप हमारे सामने से खोल के रखा जाता है तो 0 से लगाकर 23 बजा दी जाती है। अब इसको अगली क्लास में काफी अच्छे से हम और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हम आपका आंसर देके जा रहे हैं यहाँ पे 360 डिग्री रेखाएं ही होती है, जबकि शुरुआत तो 0 डिग्री से होती है और खत्म 360 डिग्री पे होती है। तो प्लस करेंगे तो 361 रेखाएं होनी चाहिए। कॉमन सेंस की बात है कि जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, 240 डिग्री का या फिर 360 डिग्री का बनता है। कभी भी 361 डिग्री का कोण बन ही नहीं सकता है, कोई नहीं बना सकता है। हो सकता है कि आगे वाले समय में आप बना दो, लेकिन अभी तक कोई नहीं बना पाया है तो नहीं बन सकता है। तो 360 डिग्री रेखाएं हो ही नहीं सकती है, और नहीं हो सकती है इसके पीछे का कारण है कि कभी भी चौबीस नहीं बच सकते हैं, ना कभी भी 12 बच सकते हैं। 11:59 बजे 12 एक बार बच सकते हैं, दूसरी बार 12 कभी नहीं बच सकते हैं। 11:59 होंगे और वापस 0-0 हो जाएगा। रात में आप टाइम देखोगे तो 0-0 आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस 0 डिग्री को हमको बताना था, उस 0 डिग्री को बताने के लिए हमने 0 बजा दी। ठीक है, हमने 12 नहीं बजाई, 0 बजा दी। हमने 24 नहीं बजाई, हमने 0 बजा दी। अगर यहाँ पे 24 हम बजा देते तो ये 361 रेखाएं हो जाती। वो 361 रेखाएं का कोण होता है क्या? नहीं होता है। पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, 361 डिग्री थोड़ी घूमती है क्या? 360 डिग्री, 360 रेखाएं। और इस 0 डिग्री रेखा है, जब हमने 0 डिग्री रखा है, अगर हम इसको 360 डिग्री रख देते तो रेखाएं हमेशा 1 डिग्री से शुरू होती, लेकिन हमने 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा रखा है। तो अगली क्लास में मिलते हैं और काफी अच्छे से हम समझेंगे। अगली क्लास में हम भारत की स्थिति को देख लेंगे और कुछ लिख भी लेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।